Hello everyone, welcome to CBSE History and Social Science. Today in this video we will discuss about class 8th history chapter 7 civilizing the native educating the nation. देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना. It is a very important chapter of 8th class history. In this chapter we will discuss about how the Western education system started in India by the British. What were the different opinions of Britishers regarding the education in India? Who were the Orientalists? What was the contribution of William Jones? What are the opinion of Thomas Macaulay and James Mill? How and when the British education was started in India? What was Wood's dispatch? Then we will discuss about the new routine and the new schedule of education in India. What happened to the old schools or pathshalas in India? And then at last we will discuss about the views of Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore about education in India. What should be included in the education system? So let's begin today's chapter. Before starting the chapter, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा. It is a very important chapter. So let's begin with the first slide, that is Orientalist. The first word that is very important in this chapter is Orientalist. Those with a scholarly knowledge of the language and culture of Asia were known as ओरिएंटलिस्ट. वेस्टर्न दुनिया के यूरोप और अमेरिका के वे विद्वान जो एशिया की कल्चर और लैंग्वेज को रेस्पेक्ट करते हैं, उसका नॉलेज रखते हैं, ऐसे लोगों को ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है. तो इस चैप्टर की शुरुआत ऐसे ही कुछ ओरिएंटलिस्ट लोगों से होती है. एंड दैट वाज इन 1783 विलियम जोन्स अराइव्ड इन कलकत्ता. ठीक है, ये जो विलियम जोन्स हैं ये 1783 में एज एन ऑफिसर इन ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड एट कलकत्ता. कलकत्ता में आते हैं. ही वॉज ए जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट. कलकत्ता में जो ब्रिटिशर्स ने सुप्रीम कोर्ट बनाया था उसमें एक जज के रूप में वो इंडिया में आए थे. ही वॉज एन एक्सपर्ट इन लॉ. जोन्स वॉज अ लिंग्विस्ट. वो कानूनों में भी एक्सपर्ट थे, साथ ही साथ बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे. लिंग्विस्ट मीन्स भाषाविद, भाषाओं का जानकार. लिंग्विस्ट का अर्थ जो है विद्वान, भाषाओं का विद्वान होता है. और जोन्स, विलियम जोन्स एक ऐसे ही लिंग्विस्ट थे. एट कैलकाटा ही बिगेन स्पेंडिंग मैनी आवर्स अ डे विद पंडित्स हु टॉट हिम द subtleties of Sanskrit language, grammar, and soon he was studying ancient Indian texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine, and other sciences. कलकत्ता में आने के बाद विलियम जोन्स ने शुरू से ही यहाँ के संस्कृत के विद्वान पंडितों के साथ रहकर संस्कृत भाषा को सीखा और कुछ ही समय में संस्कृत भाषा को सीखकर उन्होंने भारत के पुराने साहित्य, जिसमें विभिन्न विषयों से रिलेटेड जो कानून से संबंध, दर्शन शास्त्र संबंध, धर्म, राजनीति, नैतिकता और गणित जैसे और जो है मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी हमारे शास्त्र थे उन सबको अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया. उसके इस कार्य में दो और लोगों का साथ रहा था. उनके नाम है हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नैथनियल हॉलहेड. ठीक है, ये दो और विद्वान थे जिन्हें भी ओरिएंटलिस्ट कहा जा सकता है. इन्होंने विलियम जोन्स के साथ मिलकर डिस्कवरिंग द एंशिएंट इंडियन हेरिटेज, मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क्स इनटू इंग्लिश. इन तीनों ने ही मिलकर भारतीय ग्रंथों का, संस्कृत और पारसी दोनों ही भाषाओं की ग्रंथों का अध्ययन किया और साथ ही साथ उन्हें ट्रांसलेशन, उनका अनुवाद करना भी प्रारंभ कर दिया. ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आया है मदरसा. मदरसा इज़ एन अरेबिक वर्ड फॉर ए प्लेस ऑफ लर्निंग. अरेबिक भाषा में सीखने के स्थान को मदरसा कहा जाता है. और जनरली अगर हम इसका अर्थ निकालें तो मुस्लिम बच्चे जहाँ पर कुरान और अरेबिक भाषा का, उर्दू भाषा का अध्ययन करते हैं या उनका जो स्कूल होता है दैट इज़ कॉल्ड मदरसा. ठीक है, तो ओरिएंटलिस्ट लोग भारत में जो भारतीय सभ्यता संस्कृति को पसंद करते थे, ऐसे लोगों में विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नैथनियल हॉलहेड थे. उन्होंने भारतीय साहित्य का अध्ययन किया और उसके प्रति उनके मन में बहुत अधिक सम्मान था. ठीक है, ये ओरिएंटलिस्ट लोग थे. जब इन्होंने भारत के साहित्य को पढ़ा, समझा, तो उन्हें लगा कि भारत का साहित्य तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है. तो उन्होंने टुगेदर विद देम जोन्स सेटअप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और इन दोनों ही लोगों के साथ विलियम जोन्स ने
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की 1784 में स्थापना कर दी कलकत्ता में, एंड स्टार्टेड जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेज, और एक पेपर पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेज। तो एशिया या स्पेशली भारत के साहित्य को लेकर ये संस्था स्थापित की गई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और इस संस्था का जो रिसर्च पेपर था दैट इज कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेज। दे शेयर्ड अ डीप रेस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट। ये ओरिएंटलिस्ट लोग या विलियम जोन्स और नेथानियल हॉलहेड, टॉमस कोलब्रुक, ये सारे सब जो हैं भारतीय प्राचीन जो कल्चर, सभ्यता, संस्कृति थी उसका भी आदर करते थे। इसके साथ ही साथ वो पश्चिम की सभ्यता संस्कृति, यूरोप और अमेरिका की सभ्यता संस्कृति का भी आदर करते थे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर द सैक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द एंशिएंट पीरियड। अब अंग्रेज लोग भारत में शासन करने के लिए आए थे और भारत में उनका नया नया साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो ऐसे में भारत की जनता को जानने समझने के लिए भारत के प्राचीन इतिहास का ज्ञान जो है अंग्रेज महत्वपूर्ण मानते थे कि जो है भारतीय सभ्यता संस्कृति को अगर वो अच्छे से जान लेंगे तो ऐसे में इस भारत देश पर शासन करना उनके लिए आसान हो जाएगा। इस उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, विलियम जोन्स जैसे ये जो विद्वान थे उनको प्रोत्साहित किया कि वो भारतीय साहित्य संस्कृति का अध्ययन करें। मैनी कंपनी ऑफिशियल्स आर्ग्यूड दैट द ब्रिटिश ऑट टू प्रमोट इंडियन रादर देन वेस्टर्न लर्निंग। और इन सब का अध्ययन करने के बाद ये जितने भी ऑफिसर्स थे, ओरिएंटलिस्ट जिनको हम कह सकते हैं, उन्होंने इस बात को प्रोत्साहित किया कि अंग्रेजों को भारत में जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ही या इंडियन विषयों को ही पढ़ाया जाना चाहिए। दे फेल दैट इंस्टीट्यूशन शुड बी सेट अप टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट एंड टीच संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर एंड पोइट्री। ये जो ओरिएंटलिस्ट विद्वान थे ये चाहते थे कि भारतीय बच्चों को स्कूलों के अंदर जो है वो प्राचीन भारतीय साहित्य जो कि संस्कृत और पर्शियन भाषा में है और जो कविताएं और जो लिटरेचर है उसको जो है स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। द ऑफिशियल ऑल्सो थॉट दैट हिंदूज एंड मुस्लिम ऑट टू बी टॉट व्हाट दे वर ऑलरेडी फैमिलियर विद। और उनका ये भी मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को वही चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए जिसके बारे में उन्हें सामान्य जानकारी है। ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द नेटिव्स। और उनका यह मानना था कि इस तरह से वो भारत की देशी जनता, सामान्य जनता के दिल में स्थान बना पाएंगे, उनको रेस्पेक्ट देकर, उनकी कल्चर को रेस्पेक्ट देकर और उन्हीं की कल्चर को इंडियंस को पढ़ाकर क्या होगा, ब्रिटिशर्स को भारतीय जनता का दिल जीतने में सफलता मिल जाएगी। ओनली देन कुड बी द एलियन रूलर्स एक्सपेक्ट टू बी रेस्पेक्ट बाय देयर सब्जेक्ट्स। और उनका यह मानना था कि इसी तरह से ये जो ब्रिटिश हैं, विदेशी शासक हैं, वो भारतीय जनता पर आसानी से रूल कर पाएंगे और उनका भी सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। तो ओरिएंटलिस्ट लोग ये चाहते थे कि इंडियन जो एंशिएंट इंडियन कल्चर और लिटरेचर है वही भारतीयों को पढ़ाया जाना चाहिए, उनका फेवर करते थे। और ऐसे विद्वानों में थे विलियम जोन्स, नेथानियल हॉलहेड और टॉमस कोलब्रुक। ठीक है, ये नाम और इनकी आइडियोलॉजी को आपको याद रखना है। ठीक है, अब इनके अलावा कुछ और लोग भी थे जो इन ओरिएंटलिस्ट लोगों को क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, और उन क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को कहा जाता है क्रिटिक्स ऑफ ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट लोगों के आलोचक। फ्रॉम 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल बिगिन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग। वो जो पूर्वी ज्ञान की जो ओरिएंटलिस्ट जिसका फेवर करते थे उनके बहुत सारे आलोचक भी इस समय उभर कर सामने आए। दे सेड दैट नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर्स। इन विद्वानों का, ये जो नए विद्वान आए थे, उनका यह मानना था कि पूर्व के देशों का यानी भारत और एशिया के जो देश हैं उनका जो नॉलेज है वो बहुत सारी गलतियों से भरा है एंड अनसाइंटिफिक थॉट्स, और उसमें अवैज्ञानिक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। यानी पूर्व और भारत का जो ज्ञान है वो अवैज्ञानिक है और गलतियों से भरा हुआ है। ईस्टर्न लिटरेचर वॉज मोर नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड। और उनका ये भी मानना था कि जो पूर्व का साहित्य वो जो है ज़्यादा गंभीर नहीं है और जो है मतलब बिल्कुल आसान है। ऐसे विद्वानों में दो नाम हमें देखने को मिलते हैं। एक का नाम है जेम्स मिल। जेम्स मिल से हम पहले ही परिचित हैं, पहले ही चैप्टर में हमने जेम्स मिल के बारे में पढ़ा था। जेम्स मिल डिक्लेयर्ड it should not be to teach what the natives wanted or what they respected in order to please them and win a place in। जेम्स मिल का मानना था कि अंग्रेजों को भारतीय लोगों को वो सब नहीं पढ़ाया जाना चाहिए जो वो पढ़ना चाहते हैं और जिसका वो आदर करते हैं। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों का उद्देश्य लोगों को दिल जीतना नहीं है।
ठीक है, लोगों का दिल जीतने के लिए उन्हें वो सब नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। द एम ऑफ एजुकेशन ऑट टू बी टू टीच व्हाट वाज यूजफुल। उसका ये कहना था कि एजुकेशन का, शिक्षा का उद्देश्य होता है कि वो सब पढ़ाया जाए जो व्यावहारिक हो और जो काम में आए, उपयोगी हो। ठीक है, तो एजुकेशन में वो चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए जो उपयोगी हो और व्यावहारिक हो, प्रैक्टिकल हो। सो इंडियन शुड बी मेड फेमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस दैट द वेस्ट हैड मेड रादर देन विद द पोइट्री एंड सैक्रेड लिटरेचर ऑफ द ओरिएंट। तो जेम्स मिल का यह मानना था कि भारत के लोगों को पश्चिम के वैज्ञानिक और टेक्निकल जो एडवांसमेंट है या उनका जो प्रौद्योगिकी में जो डेवलपमेंट हुआ है वो सब पढ़ाया जाना चाहिए इंडियंस को, रादर देन कि भारत की पुरानी कविताओं और धार्मिक साहित्य को पढ़ाया जाना चाहिए। तो जेम्स मिल जो का कहना था कि भारतीयों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकल और जो है उपयोगी चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए, और उसके अनुसार उपयोगी जो जानकारी थी वो पश्चिम के साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज में थी, जो वो इंडियंस को देने का विचार रखता था। इसी तरह के एक और विद्वान थे जेम्स मिल की तरह ही, जो ओरिएंटलिस्ट की आलोचना करते थे। उनका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। ही सॉ इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री, और मैकॉले के अनुसार इंडिया जो है एक असभ्य देश था, असभ्य लोगों का देश था, दैट नीडेड टू बी सिविलाइज, और उसको सभ्य बनाने की आवश्यकता है। No branch of Eastern knowledge, according to him, could be compared to what England had produced. उसका यह मानना था कि पूर्व के देशों की कोई भी ज्ञान की शाखा उतनी जो है समृद्ध नहीं है जितना इंग्लैंड ने अपना जो ज्ञान है उसने प्रस्तुत किया है। A single shelf of a good European library was worth the whole नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। और उसका तो यहाँ तक कहना था कि यूरोप के किसी लाइब्रेरी की एक अलमारी में रखी हुई एक शेल्फ में जो किताबें रखी हुई है वो भारत और अरब के पूरे लिटरेचर से भी ज़्यादा उपयोगी है। यानी उसका यह मानना था कि भारत और अरब का जो सारा लिटरेचर है वो यूरोप की किसी लाइब्रेरी में रखी गई एक शेल्फ के अंदर रखी गई पुस्तकों से भी कम है। वो नगण्य मानता था भारतीय ज्ञान और साहित्य को, अरब के ज्ञान और साहित्य का उसके अनुसार कोई वैल्यू, कोई महत्व नहीं था, और इंडिया को वो असभ्य मानता था। यानी वो भारत और भारत की सभ्यता से एक तरह से नफरत करने वाला व्यक्ति था। मैकॉले एम्फसाइज द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज। मैकॉले का मानना था कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान दिया जाना चाहिए। ही फेल्ट दैट knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature the world had produced। और उसका यह मानना था कि अंग्रेजी सीखकर भारतीयों को विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्य को पढ़ने का मौका मिलेगा जो विश्व में लिखा गया है। इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट्स इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसॉफी। इससे भारतीयों को वेस्टर्न साइंस और फिलोसॉफी में जो कुछ भी विकास हुआ है उसको जानने में मदद मिलेगी। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल। और उसका यह मानना था कि अंग्रेजी जो है उसको सिखाकर भारतीयों को सभ्य बनाया जा सकता है, चेंजिंग देयर टेस्ट, वैल्यू एंड कल्चर। और अंग्रेजी के द्वारा उन लोगों के स्वाद, उनकी मूल्यों और उनकी संस्कृति को भी बदला जा सकेगा। फॉलोइंग मैकॉलेज मिनट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वॉज इंट्रोड्यूस। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैकॉले की सलाह को मानते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया। 1835 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने का निर्णय ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा लिया गया। द डिसीजन वॉज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन लाइक द कलकत्ता मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज। और इस एक्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी को बनाया गया। साथ ही साथ इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि जो पुराने भारतीय सभ्यता संस्कृति को प्रोत्साहित करने वाले जो संस्थान हैं, जिनको ब्रिटिश जो है एड देते हैं, मदद करते हैं, ऐसे संस्थानों को जो है अब बंद कर देना चाहिए। और ऐसे संस्थानों में नाम दिए हैं कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज। ठीक है, तो इनको बंद करने का निर्णय लिया गया इस कानून के अनुसार। और जो है अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। एम्फेसाइजिंग द नीड टू टीच इंग्लिश, मैकॉले डिक्लेयर्ड। भारतीयों को अंग्रेजी क्यों बढ़ाया जाना चाहिए, इस बात को बताते हुए
मैकाले कहते हैं ऑल पार्टीज सीम टू बी एग्रीड ऑन वन पॉइंट दैट द डायलेक्ट्स कॉमनली स्पोकन अमंग द नेटिव्स ऑफ इंडिया contain either literally nor scientific information and are moreover so poor and rude that until they are enriched from some other quarter it will not be easy to translate any valuable work into them। तो मैकाले को ये कहना था कि भारतीय भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में जो बोलियों में जो शब्द और जो बातें कही गई है उनको जब तक रिफाइन नहीं किया जा सकता किसी ऐसी भाषा में जो बाहर से आई हो, तब तक इस ज्ञान का कोई मतलब नहीं। यानी भारतीयों का ज्ञान जो है अंग्रेजी के माध्यम से ही समृद्ध और उन्नत बनाया जा सकता है, ऐसा जो है मैकाले का विचार था। तो वो भारतीय ज्ञान संस्कृति से एक तरह से उनको कोई महत्वहीन मानता था और अंग्रेजी ज्ञान को वो बहुत महत्वपूर्ण मानता था। ठीक है, अब भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ तो कर दिया गया 1835 में, लेकिन इसके पीछे एक सोच और थी, वो थी एजुकेशन फॉर कॉमर्स। ठीक है, वाणिज्य या धन कमाने के लिए शिक्षा को प्रारंभ करना। इट वुड इनेबल इंडियंस टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेजेस दैट फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अंग्रेजी सीखने से भारतीयों को उन सारे जो फायदों की जानकारी मिलेगी जो ट्रेड और कॉमर्स के माध्यम से होते हैं, एंड मेक देम सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्स ऑफ द कंट्री। और इसके साथ ही साथ उन्हें इन बातों की भी जानकारी मिलेगी किस तरह से देश के संसाधनों को, रिसोर्सेज को जो है डेवलप किया जाता है। इंट्रोड्यूसिंग देम टू यूरोपियन वे ऑफ लाइफ वुड चेंज देयर टेस्ट। और इसके साथ ही साथ भारतीयों को यूरोपियन जो जीवन शैली है उसका ज्ञान कराकर क्या है, भारतीयों की रुचियों में परिवर्तन किया जा सकता है, उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं में परिवर्तन किया जा सकेगा, एंड क्रिएट ए डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड। और इस तरह से भारतीयों के मन में जो है अंग्रेजी वस्तुओं की इच्छा पैदा की जा सकेगी। फॉर इंडियंस वुड बिगिन टू अप्रिशिएट एंड बाय थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन यूरोप। और इस तरह से भारतीय लोग जो है विदेशी वस्तुओं को अप्रिशिएट करने लगेंगे और विदेशी वस्तुओं को खरीदने लगेंगे, और इस तरह भारत में ब्रिटिश गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो एक और सोच जो थी भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने की, वो ये थी ताकि भारतीयों की सोच विचार और उनकी जो जीवन शैली है उसको बदला जाए, और उसको बदल कर जो है उन्हें इंग्लैंड से जो भी चीज़ें बनती है उनका एक खरीदार बनाया जा सके। वुड्स डिस्पेच ऑल्सो आर्ग्यूड दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मॉरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस। वुड्स डिस्पेच जो 1854 में 1854 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में एजुकेशन का एक जो प्लान बनाया था उसे वुड्स डिस्पेच कहा जाता है 1854 में। और इसमें भी इस बात पर तर्क किया गया कि ये जो विदेशी यूरोपीय ज्ञान है वो भारतीयों की नैतिक चरित्र को जो है समृद्ध बनाएगा। इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। इससे भारतीय लोग सच्चे और ईमानदार बनेंगे, एंड द सप्लाई द कंपनी विथ सिविल सर्वेंट्स। और इस तरह से भारत में अंग्रेजों को जो है सिविल सर्वेंट मिल जाएंगे हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेड अपॉन। और ऐसे जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों पर विश्वास किया जा सकेगा। इट कुड ऑल्सो इंस्टिल्स इन पीपल ए सेंस ऑफ ड्यूटी एंड ए कमिटमेंट टू वर्क। और अंग्रेजी के माध्यम से ही लोगों के अंदर जो है कर्तव्य की भावना और काम करने की जो कमिटमेंट है उसको बढ़ाया जा सकेगा। नोर कुड इट डेवलप द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके साथ ही साथ जो है प्रशासन की जो कौशल है उसको भी वृद्धि की जा सकेगी। तो यहाँ दूसरा उद्देश्य, एक तो ब्रिटिश व्यापार को बढ़ाना और दूसरा यहाँ उद्देश्य है कि अंग्रेजों को भारत में अपने कार्यों को करवाने के लिए अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत थी। और इस वजह से उन्होंने क्या किया, भारत में ब्रिटिश एजुकेशन को प्रारंभ किया। तो ये यहाँ उनकी छुपी हुई सोच यहाँ पर साफ दिखती है कि वो अपनी वस्तुओं को इंडिया में बेचना चाहते थे अधिक से अधिक, तो इसके लिए उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन शुरू की। और दूसरा वो अपने लिए सिविल सर्वेंट्स जो है काम करने वाले अंग्रेजी जानने वाले लोग चाहते थे। तो इन दो उद्देश्यों की वजह से भारत में ब्रिटिश एजुकेशन को शुरू किया गया। और इस एजुकेशन का सबसे जो बेस्ट प्लान था, सिस्टमेटिक प्लान था, उसे वुड्स डिस्पेच कहा जाता है, जो कि 1854 में इंट्रोड्यूस किया गया। इन 1854 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी in London sent an educational dispatch to the Governor General in India, issued by Charles Wood, the President of the Board of Control of the company. It has come to be known as Wood's Dispatch। 1854 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत में शिक्षा की व्यवस्था को लेकर जो एक डिस्पेच
भारत भेजा गया उसे वुड्स डिस्पैच कहा जाता है और इसके आधार पर ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ किया गया था। इसकी प्रमुख विशेषताएं ये थी कि वुड्स डिस्पैच गिव इंपॉर्टेंस टू वर्नाकुलर लैंग्वेज। इसमें भारत की देशी भाषाओं को भी महत्व दिया गया। एम्फेसाइज्ड वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा पर महत्व दिया गया, एंड एजुकेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की शिक्षा पर भी इसमें महत्व दिया गया। इंट्रोड्यूस ग्रांट इन एड पॉलिसी एंड गेव ड्यू इंपॉर्टेंस टू इंडियन लिटरेचर, कल्चर एंड फिलोसॉफी। इसमें जो है शिक्षा में सरकारी मदद की जो नीति है उसको भी महत्व दिया गया, साथ ही साथ जो है इंडियन लिटरेचर, कल्चर और फिलोसॉफी को भी महत्व दिया गया। एम्फेसाइज्ड ऑन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स एंड स्टाइपेंड्स टू द पुअर एंड डिजर्विंग स्टूडेंट्स। ठीक है, इस वुड्स डिस्पैच में टीचर्स ट्रेनिंग की व्यवस्था पर भी बात कही गई, साथ ही साथ गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति देने के पर भी विचार किया गया था। रिजल्टेड इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1857। और इसी वुड्स डिस्पैच में भारत में उच्च शिक्षा के लिए बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात भी कही गई थी। तो ये मुख्य बातें थी वुड्स डिस्पैच की, जो कि 1854 में लागू किया गया। अब ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी भारत में जो है स्कूल या बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी और वो शिक्षा व्यवस्था होती थी पाठशालाओं में। तो पाठशालाओं की क्या स्थिति थी उसके बारे में एक ब्रिटिश ऑफिसर थे विलियम एडम, उनकी रिपोर्ट को देखते हैं। वो क्या कहते हैं कि भारत में अंग्रेजों की एजुकेशन को प्रारंभ करने से पहले ये पाठशाला किस तरह से पढ़ाई लिखाई का कार्य कराती थी। In 1830s, William Adam, a Scottish missionary, toured the district of Bengal and Bihar. विलियम एडम ने बंगाल और बिहार को जो है सर्वे किया। एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालाज इन बंगाल एंड बिहार, और उसने ये देखा कि बंगाल और बिहार में ही 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी। दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशन विद नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स, और उसने देखा कि इन छोटी छोटी पाठशालाओं में 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं थे। बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दीज पाठशालाज एज कंसिडरेबल ओवर 20 लाख। लेकिन अगर देखा जाए तो एक एक में अगर 20 भी पढ़े तो 1 लाख पाठशालाओं में लगभग 20 लाख बच्चे सिर्फ बंगाल और बिहार में ही पढ़ते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है जो ये बताता है कि भारत में शिक्षा की व्यवस्था ठीक ठाक थी। दीज इंस्टीट्यूशंस वर सेटअप बाय वेल्दी पीपल और द लोकल कम्युनिटी। ये जो पाठशालाएं थी वो गांव के ही लोकल जो अमीर लोग होते थे उनके द्वारा या जो गांव के ही समाज द्वारा एस्टेब्लिश की जाती थी। एट टाइम्स दे वर स्टार्टेड बाय अ टीचर, और बहुत सी बार गांव के जो गुरुजी रहते थे इस तरह से इन पाठशालाओं को प्रारंभ करते थे। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लैक्सीबल। इन संस्थाओं में, इन पाठशालाओं में पढ़ाई का जो सिस्टम था बहुत ही फ्लैक्सीबल था। देयर वर नो फिक्स्ड फी। इन पाठशालाओं में कोई निश्चित फीस नहीं होती थी, कोई छपी हुई किताबें नहीं होती थी, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, कोई अलग से स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं होती थी, नो बेंचेस और चेयर्स, नो ब्लैक बोर्ड्स, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, नो रोल को रजिस्टर्स, नो एनुअल एग्जामिनेशन एंड नो रेगुलर टाइम टेबल। किसी भी तरह से इन पाठशालाओं में जो है कोई चीज़ जो आज की शिक्षा पद्धति में देखी जाती है वो नहीं पाई जाती थी। कोई टाइम टेबल नहीं था, सिलेबस नहीं था, बुक्स नहीं थी, क्लासेस नहीं थी, परीक्षाएं नहीं थी। ठीक है, फिर भी बच्चों को पढ़ाने का काम इन पाठशालाओं के द्वारा किया जाता था। ठीक है, कैसे होता था? इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर ए बनियान ट्री। कहीं कहीं ये क्लासेस एक बरगद के पेड़ के नीचे होती थी। इन अदर प्लेसेस, इन अदर कॉर्नर ऑफ विलेज, शॉप और टेम्पल, ये किसी दुकान या मंदिर में होती थी, और एट द गुरुज होम या फिर गुरुजी के घरों में होती थी। फी डिपेंडेड ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर। फीस जो है वो पेरेंट्स की इनकम पर डिपेंड करती थी। गुरुजी को कितना पैसा दिया जाएगा, दक्षिणा दी जाएगी। अगर कोई अमीर व्यक्ति है तो उससे ज़्यादा ली जाती थी, जो गरीब है उससे कम फीस ली जाती थी। टीचिंग वॉज ओरल। पढ़ाई जो है पूरी तरह मौखिक होती थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ओरल होती थी। एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, और गुरुजी ही निश्चित करते थे कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा। इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, और वो बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार ये डिसाइड करते थे कि बच्चा क्या पढ़ेगा। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, बच्चों के लिए अलग अलग क्लासेस नहीं होती थी, सारे बच्चे एक साथ ही बैठते थे गुरुजी के साथ और पढ़ाई करते थे। ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इन वन प्लेस। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग, और उन बच्चों में से गुरुजी अलग अलग ग्रुप के बच्चों के साथ अलग अलग चर्चा
कर लेते थे और इस तरह से ओरली पढ़ाई हो जाती थी। एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड टू लोकल नीड्स। एडम का ने ये पाया कि ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम था ये वहाँ की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल था। फॉर इंस्टेंस क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्कड इन द फील्ड्स। जैसे कि उसने कहा या देखा कि जब खेतों में कटाई का काम होता था तब स्कूल में छुट्टियां हो जाती थी, क्योंकि बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ खेतों में काम करते थे। द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट। और पाठशालाएं फिर से प्रारंभ हो जाती थी जब फसल कट जाती थी एंड स्टोर्ड। दिस मीन दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट फैमिली कुड स्टडी। और इसका मतलब ये था कि साधारण किसान परिवार के बच्चे भी पढ़ाई लिखाई कर सकते थे। तो ये पाठशालाएं बहुत व्यवस्थित रूप से पढ़ाई लिखाई का काम कराती थी। फिर आया ब्रिटिश रूटीन, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। ये कैसा था? न्यू रूटीन एंड न्यू रूल्स। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। भारत में देशी भाषाओं के एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए 1854 के वुड्स डिस्पैच के बाद जो है प्रयास किए जाते हैं। इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम, इम्पोजिंग रूटीन्स, एस्टेब्लिशिंग रूल्स, इंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शन। और ये करने के लिए उन्होंने इसको व्यवस्थित करने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक रूटीन होना चाहिए, रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए। तो इस तरह का एक व्यवस्थित स्कूली सिस्टम को प्रारंभ ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया। इट अपॉइंटेड ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल। और इसके अंतर्गत जो है सरकार द्वारा सरकारी पंडितों की नियुक्ति की गई जो 4 से 5 जो पाठशाला या स्कूल्स होते थे उनको निरीक्षण करने का काम करते थे। द टास्क ऑफ द पंडित वॉज टू विजिट द पाठशाला एंड ट्राई एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। उनका काम जो है उन 4-5 पाठशालाओं को विजिट करना होता था और टीचिंग का स्टैंडर्ड जो है, शिक्षण का जो स्टैंडर्ड है उसको सुधारना होता था। ईच गुरु वॉज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स। सारे गुरुओं से जो है एक समयांतर के पर रिपोर्ट ली जाती थी एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू ए रेगुलर टाइम टेबल। और उनसे रेगुलर टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करने के लिए कहा जाता था। टीचिंग वॉज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक। अब जो पढ़ाई होती थी वो टेक्स्ट बुक्स आधारित होती थी एंड लर्निंग वॉज टू बी टेस्टेड थ्रू ए सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। और बच्चे ने क्या सीखा वो एक वार्षिक परीक्षा के आधार पर निश्चित किया जाता था। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे रेगुलर फी। बच्चों को एक निश्चित फीस देनी होती थी। अटेंड रेगुलर क्लासेस, उन्हें रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ती थी। सिट ऑन फिक्स सीट, अपनी निश्चित जगह पर ही उन्हें बैठना होता था। एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, और उन्हें अनुशासन के नए नियमों को मानना होता था। ठीक है, तो इस तरह से एक नया रूटीन आ गया जो धीरे धीरे कर, शुरू में ये नया रूटीन जो है वो लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे ये नया रूटीन पूरे देश भर में स्टार्ट हो गया और बहुत सारे बच्चे स्कूल जाने लगे। अब हम देखते हैं कि वो जो पुरानी पाठशालाएं थी उनका क्या, व्हाट हैपन टू द स्कूल, लोकल स्कूल्स। पाठशालाज विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड। जिन पाठशालाओं ने इन नए रूल्स को एक्सेप्ट कर लिया उनको तो ब्रिटिश ने सपोर्ट किया थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स, उनको सरकारी मदद दी गई। दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव्ड टू गवर्नमेंट सपोर्ट। ठीक है, जो इस नई व्यवस्था को नहीं सपोर्ट कर पा रहे थे तो उनको सरकारी मदद नहीं मिली। ओवर टाइम गुरुज हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम्पीट विद द गवर्नमेंट एडेड एंड रेगुलेटेड पाठशाला। वो लोग जो स्वतंत्र रूप से पढ़ाने का काम करते थे वो गुरु अब जो है इन पाठशालाओं में, सरकारी पाठशालाओं की तुलना में अब जो है अपना जीवन चलाने में उन्हें मुश्किल होने लगी। In the earlier system, children from poor peasant family had been able to go to पाठशाला since the timetable was flexible. पुराने सिस्टम में गरीब घरों के बच्चे भी, खेती वाले बच्चे भी जो है स्कूल में, पाठशाला में जाकर पढ़ाई कर सकते थे क्योंकि रूटीन बहुत फ्लेक्सिबल होता था, उनकी नीड के अकॉर्डिंग होता था। बट द डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज हैड टू वर्क इन द फील्ड्स। लेकिन इस नए सिस्टम में उन्हें उस समय भी स्कूल आना पड़ता था जब खेतों में कटाई का काम होता था। इन एबिलिटी टू अटेंड स्कूल कैम टू बी सीन एज इनडिसिप्लिन। अगर कोई बच्चा स्कूल रेगुलर नहीं आता था तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था और साथ ही साथ उसमें सीखने या पढ़ने की इच्छा नहीं है ये भी मान लिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से पुरानी पाठशालाएं अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने तो एजुकेशन स्टार्ट कर दी, उसमें कुछ कमियां थी, उसमें कुछ बुराइयां थी, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया
और देश की आज़ादी तक यही चलता रहा। अब हम देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि देश की आज़ादी के बाद हमारे देश में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो देश की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग हो, जो थोपा हुआ न हो बल्कि हमारे देश की आवश्यकता के अनुसार हो। तो ऐसे दो विचारकों में से एक पहले हैं महात्मा गांधी। वो क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ठीक है, नेशनल एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो महात्मा गांधी के इसमें क्या व्यूज़ हैं, तो उनका जो मेन व्यू है, देखो यहाँ फर्स्ट लाइन में लिखा है, इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस, ब्रिटिश शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। अब गांधी जी ऐसा क्यों कहते थे, तो उसका कारण ये था, महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians। ठीक है, विदेशी शिक्षा ने भारतीयों में अपने देश के प्रति जो है एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो बना दिया है। इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर, और जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये लगता है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो हमसे श्रेष्ठ है, एंड डेस्ट्रॉयड द प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर। और इस विदेशी शिक्षा ने क्या किया, भारतीयों के अंदर अपने देश, अपनी संस्कृति के प्रति जो गर्व की भावना थी उसको नष्ट कर दिया है। इट एनस्लेव्ड इंडियंस, और इस तरह से अपने देश की संस्कृति को जो है उसमें गर्व ना करना, उसको एक तरह से इन्फीरियर मानना, ये चीज़ें होने की वजह से इस विदेशी शिक्षा ने हमारे को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया है। इट कास्ट एन इविल स्पेल ऑन देम, इसने हमारे ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डाला है। चार्म्ड बाय द वेस्ट, एप्रिशिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम द वेस्ट, और भारतीय जो है विदेशियों से इतने प्रभावित हो गए कि जो भी विदेश से आता है उसको वो बहुत पसंद करते हैं, और जो अपने देश का होता है उसे वो पसंद नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से गांधी जी के अनुसार वेस्टर्न एजुकेशन ने हमें एनस्लेव्ड कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब महात्मा गांधी कैसे चाहते थे कि हमारे देश की एजुकेशन कैसे हो, तो महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। महात्मा गांधी ये मानते थे कि एजुकेशन वो होनी चाहिए जो बच्चों के अंदर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वाभिमान की, स्वावलंबन की भावना का विकास करे, वो शिक्षा होनी चाहिए। यानी जिस शिक्षा को प्राप्त करके आगे जाकर बच्चा जो है स्वावलंबी बने और अपने आप पर जो है अपने सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान को समझ सके, वो एजुकेशन होती है। महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेज इज आउट टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग। गांधी जी का दूसरा विचार था कि शिक्षा का माध्यम जो है भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। कैसे और क्यों? एजुकेशन इन इंग्लिश crippled Indians, distanced them from their own social surroundings and made them strangers in their own lands। अब ऐसा क्यों होना चाहिए? तो उनका, गांधी जी का कहना था कि जो अंग्रेजी शिक्षा है इसने भारतीयों में अपने सामाजिक जो सराउंडिंग है उससे लोगों में एक दूरी बना दी है, और अपनी ही जो संस्कृति, कला और जो क्षेत्र है अपनी ही ज़मीन पर भारतीय लोगों को अजनबी बना दिया, क्योंकि वो अंग्रेजी बोलते हैं, वो अपनी भाषा बोलने में शर्म करते हैं, अपनी संस्कृति की चीज़ों को अपनाने में शर्म करते हैं, और इस तरह से वो अपने ही देश में अजनबी बन के, स्ट्रेंजर्स बन के रह गए हैं। तो इसलिए भारतीयों को भारतीय भाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर वो कहते हैं वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रादर देन ओरल नॉलेज। उनके अनुसार वेस्टर्न एजुकेशन जो है तो रीडिंग और राइटिंग को ज़्यादा एम्फेसिस करती है, ज़्यादा स्ट्रेस देती है। इट वैल्यूड टेक्स्ट बुक और रादर देन लाइव्ड एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। उनके अनुसार ये जो है किताबी ज्ञान को ज़्यादा महत्व देती है, जबकि इसमें व्यावहारिक और उपयोगी जो अनुभव का ज्ञान है उसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो महात्मा गांधी कहते थे कि रीडिंग और राइटिंग से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन आउट टू डेवलप अ पर्सन्स माइंड एंड साउल। उनका यह मानना था कि एजुकेशन के द्वारा एक व्यक्ति की आत्मा और जो मस्तिष्क है उसका विकास होना चाहिए। पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स, और इसके लिए उनका यह मानना था कि लोगों को अपने हाथों से हस्त कौशल, जो हैंड स्किल जो है वो सिखाया जाना चाहिए। लर्न द क्राफ्ट, कोई क्राफ्ट उन्हें सिखाई जानी चाहिए। नो हाउ डिफरेंट थिंग्स हैपन्ड, और उन्हें ये बताया जाना चाहिए कैसे चीज़ें काम करती हैं, किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। ये बच्चों को एजुकेशन के थ्रू सिखाया जाना चाहिए, जिसको बुनियादी शिक्षा कहते हैं। गांधी जी जो है बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, इसलिए वो ये कहते थे कि बच्चों को एजुकेशन के थ्रू जो है कोई न कोई स्किल, कोई न कोई कौशल सिखाया जाना चाहिए। तो ये गांधी जी का विचार था। अब हम देखते हैं ऐसे ही एक दूसरे विचारक थे रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्या कहते हैं? एज ए चाइल्ड टैगोर हैटेड गोइंग टू स्कूल।
टैगोर जिनका बचपन हम जानते हैं कि वो द्वारिकानाथ टैगोर और देवेंद्रनाथ टैगोर के परिवार से थे, बहुत ही संपन्न जमींदार परिवार के थे कलकत्ता के, और इस वजह से वो घर पर ही रहकर उनकी सारी एजुकेशन हुई थी और वो बचपन से ही स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव, उन्हें स्कूल जाना जो है सफोकेटिंग और ऑप्रेसिव लगता था। द स्कूल अपीयर्ड लाइक ए प्रिजन, स्कूल उन्हें जेल की तरह लगता था। फॉर ही कुड नेवर डू वॉट ही फेल्ट लाइक, क्योंकि वो एक ऐसा स्थान था जहाँ वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते थे। जो कुछ स्कूल में करवाया जाता था वो उन्हें ज़बरदस्ती करना पड़ता था। सो वाई अदर चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर, टैगोर्स माइंड वुड वांडर अवे, और इसीलिए स्कूल में जब बाकी बच्चे टीचर्स की बातों को सुनते रहते थे तब टैगोर का दिमाग जो है खिड़कियों से, दरवाजों से बाहर की तरफ झांकता रहता था, यानी उन्हें उनका मन स्कूल में बिल्कुल भी नहीं लगता था। द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कलकत्ता शेप टैगोर्स आइडिया ऑफ एजुकेशन, तो अपने खुद के एक्सपीरियंस जो कलकत्ता में स्कूल डेज के रहे थे उसी ने टैगोर के एजुकेशन से रिलेटेड आइडिया को डेवलप करने में मदद की। अब टैगोर के आइडियाज़ क्या थे एजुकेशन से रिलेटेड? टैगोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड आउट टू बी ए टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग, उनका मानना था कि बचपन जो है वो सेल्फ लर्निंग, स्वयं सीखने का एक माध्यम होना चाहिए, यानी इस उम्र में बच्चों को खुद करके सीखने देने की ज़रूरत है, आउटसाइड द रिजिड एंड रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन ऑफ स्कूलिंग सिस्टम। और ये जो है वो स्कूल के जो रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम है, डिसिप्लिन वाला सिस्टम है, उससे बाहर जो है सिखाया जाना चाहिए, सेटअप बाय द ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर्स के स्कूल सिस्टम में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे और उनका ये मानना था कि इससे बच्चा सीख नहीं सकता, सेल्फ लर्निंग नहीं कर सकता। टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, उनका ये मानना था टीचर्स जो है उनमें कल्पनाशीलता होनी चाहिए, अंडरस्टैंड द चाइल्ड, बच्चों को समझने वाले होने चाहिए, एंड हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप द क्यूरियोसिटी, और ऐसे टीचर होने चाहिए जो बच्चों के अंदर जो है जिज्ञासा प्रवृत्ति को बढ़ाए। अकॉर्डिंग टू टैगोर द एग्जिस्टिंग स्कूल्स किल द नेचुरल डिजायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव एंड हर सेंस ऑफ वंडर, और टैगोर का यह मानना था कि जो ये स्कूल सिस्टम है ये बच्चों के अंदर सीखने की जो प्राकृतिक इच्छा होती है, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, उसको ही ख़त्म कर देते हैं। उसका आश्चर्य करने की जो चीज़ें कैसे होती है, ये सब चीज़ें करने की जो फीलिंग होती है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये सब उनके अनुसार गलत था। टैगोर वॉज ऑफ द व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी इंकरेज ओनली विद इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए और ये प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को दी जानी चाहिए, जहाँ पर पेड़ पौधे, पंछी, जानवर सब कुछ हों, और जहाँ पर जो है बच्चा इन सब चीज़ों को देखकर जो है कल्पनाशीलता और अपनी सृजनात्मकता का विकास कर सके। सो ही चोज टू सेट अप हिज स्कूल 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कलकत्ता, और इसलिए उन्होंने अपना जो स्कूल है वो कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर स्थापित करने का निर्णय लिया। इन ए रूरल सेटिंग, ग्रामीण परिवेश में इसको स्थापित किया गया। ही सो इट एज एन एबोर्ड ऑफ पीस, उनके अनुसार ये जो स्थान था वो शांति का स्थान था, और इसलिए उसका नाम उन्होंने उस स्कूल का नाम रखा शांति निकेतन। वेयर लिविंग इन हार्मनी विद नेचर चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी, जहाँ पर वो प्रकृति के साथ सानिध्य में रहकर जो है अपनी प्राकृतिक सृजनात्मकता के माध्यम से चीज़ों को क्रिएट करना सीखेंगे, और इस तरह से उन्होंने ये शांति निकेतन विद्यालय स्थापित किया। यानी टैगोर का विचार था कि बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में खुद करके सीखने की क्षमता का विकास करने देना चाहिए, न कि उन्हें एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अंदर स्कूलों में जो है किताबी ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, तो ये थे टैगोर के विचार। अब गांधी और टैगोर इन दोनों के विचारों को देखें तो गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, एंड इट्स वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, और मशीन और टेक्नोलॉजी के जो एक तरह से तारीफ वो करते थे वो भी गांधी जी को पसंद नहीं आती थी। टैगोर वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद दैट ही सॉ एज द बेस्ट विद इन इंडियन ट्रेडिशन। टैगोर इसके स्थान पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो डेवलपमेंट है उनके साथ साथ भारत की प्राकृतिक जो नेचुरल सराउंडिंग में जो शिक्षा है उसको देना चाहते थे। ही एम्फेसाइज द नीड टू टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट शांति निकेतन, वो बच्चों को विज्ञान और तकनीकी का ज्ञान अपने शांति निकेतन विद्यालय में देना चाहते थे, लेकिन अलोंग विद आर्ट, म्यूजिक एंड डांस। ठीक है, कला, संगीत और नृत्य के साथ वो साइंस और जो है टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी बच्चों को देने के फेवर करते थे। तो ये दोनों के ही विभिन्न तरह के विचार हैं।
तो इसको अगर देखें तो कंक्लूजन यहाँ का ये निकलता है कि सम वांटेड चेंजेज विद इन द सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश। बहुत सारे लोग जो ब्रिटिश द्वारा सेटअप किया गया था सिस्टम उसमें चेंज चाहते हैं, एंड फेल्ट दैट द सिस्टम कुड बी एक्सटेंडेड सो एज टू इंक्लूड वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल, और उसमें देश की अधिकांश जनसंख्या की जो नीड है उसको पढ़ाया जाना चाहिए। अदर्स अर्ज दैट अल्टरनेटिव सिस्टम्स बी क्रिएटेड। कुछ ये मानते हैं कि इस वेस्टर्न एजुकेशन की जगह कोई दूसरा सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाना चाहिए, सो दैट पीपल वर एजुकेटेड इनटू ए कल्चर दैट वाज ट्रूली नेशनल, ताकि देश के लोगों के हिसाब से या देश की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से एक राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति विकसित की जा सके। तो ब्रिटिश एजुकेशन को बहुत से लोग फेवर करते हैं, बहुत से लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग उसमें चेंज चाहते हैं, कुछ पूरी तरह से उसको बदलना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे व्यू हैं। और इसी के साथ जो है ये चैप्टर कंक्लूड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और इसमें जो चैप्टर जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वो समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले वीडियो में हम किसी और चैप्टर के साथ प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।